लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इसी बीच लगातार हर पार्टी से ऊट-पटांग चल रही है। कोई जेजेपी छोड़ के बीजेपी में आ रहा है तो कहीं बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में जा रहा है। ऐसे में जो सूरजपाल अम्मू करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया? एक बड़ी वजह जरूर रही सामने, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके जो पार्टी के लोग हैं, उनकी समाज के लोग हैं, उनको दर्जा नहीं दिया जा रहा। क्या पूरी मामला था, उस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ सूरजपाल अम्मू जी है। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या कुछ वजह रही? देश के सारे लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने आप में एक दिग्गज नेता भी रहे हैं, पुराने अपने नेताओं के बीच में रहे हैं। आपने काफ़ी राजनीति के ऊट-पटांग और कई ऐसे दिन देखे हैं जिसमें नेता आए गए, बने, उतरे, चढ़े। अब क्या वजह रही आपने जो है बीजेपी का दामन छोड़ दिया है? लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों का ये बार बार में रिव्यू आ रहा था कि सूरजपाल अम्मू जी ने अगर छोड़ा है तो वो किसी वजह से छोड़ा हो। एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर आया हूँ। मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं जाऊँगा, ये मैंने तय किया हुआ है। वो दल बदल वाला मामला नहीं है अपना। हमारे तो सिद्धांतों पे लड़ाई है। मैं 34 साल से भारतीय जनता पार्टी के भिन्न भिन्न पदों पर रहा हूँ। 1991 में मैं बीजेपी यूथ का अध्यक्ष था, जब हरियाणा के अध्यक्ष थे अनिल विज और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे जेपी नड्डा जी। मैं उस समय यहाँ का अध्यक्ष था। उसके बाद मैं जिले का महामंत्री बना, जब केंद्रीय मंत्री जो भूपेंद्र यादव है, जो अलवर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो गुड़गांव जिले के भाजपा के अध्यक्ष थे युवा मोर्चे के, और मैं जिले का महामंत्री था। उन दिनों महामंत्री एक होते थे। उसके बाद में सुभाष बराड़ा के साथ आया, प्रदेश मंत्री रहा, प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद धर्मवीर मिर्जापुर यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रहे। मैंने उनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष का काम किया। मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार के बाद मुझे भाजपा का मीडिया कोऑर्डिनेटर माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के आशीर्वाद से और माननीय सुभाष बराड़ा जी ने उन दिनों प्रदेश अध्यक्ष से मुझे बनाया। मैं लगातार कोऑर्डिनेटर रहने के बाद मैं भाजपा का प्रवक्ता भी साथ साथ रहा। मैं 2023-24 की जो लास्ट पारी थी नायब सैनी जी के बनने से पहले, मैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता रहा। मैंने कभी भी भाजपा से मैं बाहर आऊँगा मैंने सोचा भी नहीं था। कि और उनके जो आप भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण 34 साल दे दे। मैं 56 साल की उम्र है मेरी, 22 साल की उम्र में भाजपा में आया था। तो उस समय मैं पूरा अपना काम धंधा व्यापार पढ़ाई सब कुछ छोड़ के मैं भाजपा का कार्यकर्ता बना। उस समय हम दरी स्वयं बिछाते थे, उस समय हम झंडे स्वयं लगाते थे, उस समय बैनर पोस्टर और दीवारों पर जो लेखन का कार्य होता था वो भी हम पेंटर के साथ खड़े होकर कराते थे। इस प्रकार के कार्य उस समय भाजपा में हुआ करते थे। अब तो भाजपा हाईटेक हो गई है। हम लोग केंद्र में भी सरकार में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इतने सालों से हैं। मेरा ना तो नरेंद्र भाई मोदी से कोई नाराज़गी है, ना ही मेरी किसी और से नाराज़गी। मेरी नाराज़गी है मेरे समाज को अपमानित करने का काम। राजकोट से चुनाव लड़ रहे पुरुषोत्तम रूपाला, जिसने हमारी क्षत्रिय समाज की बहन बेटियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। एक नाराज़गी सबसे बड़ी वो है जो गुजरात से चली। गुजरात से होती हुई राजस्थान चली, राजस्थान से मध्य प्रदेश और अब हरियाणा के अंदर। क्योंकि मैं हरियाणा में रहता हूँ तो मेरे समाज ने कल मुझे अम्बाला के अंदर, बराड़ा के अंदर मुझे बुलाया और मुझसे समाज ने कम से कम 10 से 12 हज़ार लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो मुझे उन्होंने पूछा कि समाज चाहिए या राजनीतिक दल चाहिए। तो मैंने समाज को एक बात कही, क्षत्रिय समाज को, क्योंकि कल महाराणा प्रताप जयंती थी, 9 मई थी, उनके जन्म जयंती थी। मैंने समाज से कहा कि मेरे लिए हिंदुस्तान सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। उसके बाद मेरी जात, जो कौम, जो क्षत्रिय कौम जिसमें मैंने जन्म लिया। राजनीतिक दल तो मैं पैदा नहीं होता तो राजनीतिक दल में कैसे जाता? बिल्कुल। तो मैं पहले कौम का हूँ, मुझे आरएस करें। कौम ने कहा कि अब हमको, क्योंकि हमारी जातियों को, हमारी बहन बेटियों को अपमानित किया जा रहा है, हम लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मान था वो कम हो रहा है, हमारे लोगों की टिकटें काटी जा रही है, हमारे लोगों को अपमानित किया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही हैं, तो अब हमारे इस पार्टी में रहना नहीं बनता। मैंने अपने समाज के हज़ारों लोगों की मौजूदगी में उनसे पूछकर इस्तीफ़ा दिया है। माननीय जेपी नड्डा जी को मैंने इस्तीफ़ा भेजा है, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा है। नायब सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष है, उनको भेजा है। नायब सैनी मेरे पुराने मित्र हैं, ना मेरा उनसे कोई झगड़ा है। एक्सेप्ट हुआ है? मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने भेजा है। कल शाम हो गई थी, आज मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उनके साथ 1985 में जब मैं 11वीं कक्षा में, उस समय प्रेप होती थी,
जब मैं गया तो मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी के माध्यम से विनोद तावड़े और जेपी नड्डा और मल्लिका नड्डा जी के संपर्क में आया। तो हम लोगों ने उन लोगों के आशीर्वाद से काम सीखा संगठन में कैसे करते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग नकारात्मक कभी सोचते नहीं थे, परंतु मुझे लगता है कि जब मेरे समाज का जहाँ सम्मान नहीं होगा, मेरे समाज को अपमानित किया जाएगा, तो निश्चित तौर पे हम लोगों को फिर ऐसे ही नहीं रहना चाहिए। एक बात। दूसरा, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, खट्टर साहब। पद्मावत के समय हमारे बच्चों के ऊपर गलत तरीके से फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए थे। हमने मनोहर लाल जी से अनेक बार कहा कि आपको क्षत्रिय समाज के ऊपर, चाहे अम्बाला में, चाहे करनाल में, चाहे पंचकुले में, चाहे कुरुक्षेत्र में, चाहे फरीदाबाद में, चाहे गुड़गांव में, जहाँ भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, अब आपकी दोबारा सरकार आ गई है, क्षत्रिय समाज ने आपको बहुत वोट दिए हैं, तो हमारे जो नाबालिग बच्चे हैं, जिनकी नौकरियों में कल को दिक्कत आएगी, पढ़ रहे हैं बच्चे छोटे छोटे, उनके ऊपर गलत मुकदमे दर्ज किए गए हैं, तो उनसे मुकदमे वापस लिए जाएँ। जिन्होंने गुनाह किया है, आपने तो किसानों ने जो आपका पूरा हरियाणा जला दिया, उनके ऊपर भी 700 800 मुकदमे वापस लिए। हमारे सिर्फ 2-4-10 मुकदमे इनको वापस लिया जाए, परंतु मनोहर लाल जी ने हमारी बात को अनदेखा किया। एक बात, कैथल के अंदर जो एक गुर्जर और राजपूत समाज के बीच में एक गुर्जर चौक को लेकर आंदोलन था, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उस समय थे, उन्होंने उस समय भी दोनों समाज को बिठाकर फैसला कराने का प्रयास किया, परंतु मनोहर लाल जी अपनी बात से मुकर गए। वहाँ पर भी कैथल कांड के अंदर भी हमारे बच्चों को ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, हमारे बच्चों को मारा पीटा गया और मुकदमे दर्ज किए गए। जब फैसला हो गया तो मुकदमे वापस होने चाहिए थे। कैथल कांड के भी मुकदमे आज तक वापस नहीं लिए गए। इसका मतलब आप क्षत्रिय समाज से कहीं ना कहीं अंदर से कुछ जलन रखते हैं, आपको कोई ना कोई तकलीफ है। तीसरी बात, गुड़गांव में दिल्ली रोड के ऊपर हमारी राजपूत वाटिका की एक ज़मीन है। ज़मीन 500 करोड़ से अधिक की ज़मीन है, और वो देश की आज़ादी से पहले भी हमारे पास थी, अभी भी हमारे पास है। उसमें हमारा एक मान्यता प्राप्त स्कूल चलता है, उसको हमारी संस्था चलाती है। बिल्कुल। जो राजपूत सभा है जिले की, माननीय तिलक राज जी चौहान उसके अध्यक्ष हैं, वो चलाते हैं। उस पर सेक्शन 4 और 6 लगा हुआ था, कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग था। परंतु एक दिन मनोहर लाल जी अचानक आते हैं भाजपा के 1-2 कार्यकर्ताओं के साथ, उस ज़मीन को देखने जाते हैं। ज़मीन देखने के दौरान पता नहीं मनोहर लाल जी के मुंह में कहाँ से पानी आ जाता है, और वहाँ पर सेक्शन 9 के नोटिस भेजकर भूमि को अधिकृत कराने का ऑर्डर पास कर देते हैं, जो कि एक मतलब मुआवजा, हाथी के मुंह में जीरा, पता नहीं ऊँट के मुंह में जीरा टाइप का एक मुहावरा है ना, ऊँट के मुंह में जीरा, एक मुआवजा कहते हैं भी मुआवजा उठा लो। ये सब मनोहर लाल जी के वहाँ पर विजिट करने के बाद हुआ। इसका मतलब आपकी राजपूतों की ज़मीन के ऊपर निगाह है। मनोहर लाल जी अब देश के राजा नहीं है, डेमोक्रेटी में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी के अंदर आप चुने हुए। इसका मतलब कहा जा सकता है सुरपाल जी की कहीं ना कहीं एक राजनीति की तहत अपनी पावर में रहे, और उसके बाद ये नाराज़गी आपकी कहते ना पार्टी छोड़ने की, कि जो जिस पार्टी का आपने इतना टाइम दिया, इतना समय दिया, इतना लोगों के लिए बीच में गए, और वही पार्टी आपके अगेंस्ट जा रही। देखिएगा अनु, मैंने पूरी बात अभी करना था। आपने उस ज़मीन को अधिकृत करने का जो दुस्साहस किया है, मैं एक शब्द कह रहा हूँ, बड़ा कड़क शब्द है। आपके मन में इसका मतलब क्षत्रियों के प्रति, राजपूतों के प्रति मन में जहर है। आप विधानसभा के अंदर बोलते हैं हम उसको रिलीज़ कर देंगे, और विधानसभा के बाद जब राजपूत समाज के लोग आपसे मिलने जाते हैं तो वहाँ पर आप उनको अपमानित करते हैं और कहते हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब आपके मन में राजपूतों के प्रति द्वेष भावना है। दूसरा, हमने माने मनोहर लाल जी, क्योंकि मैं मनोहर लाल जी के साथ, मैं मनोहर लाल जी से भारतीय जनता पार्टी में सीनियर हूँ, मेरे बाद आए हैं भाजपा में। बिल्कुल। संघ के समसेवक वो भी थे, वो प्रचारक रहे, मैं संघ का समसेवक रहा। बिल्कुल। वो भाजपा में आए 1994-95 में, मैं तो पार्टी के अंदर 1989-90 से हूँ। बिल्कुल। हम लोग लगातार मनोहर लाल जी के संपर्क बने, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। परंतु जब से मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री प्रदेश के बने, उसके बाद हम लोगों ने चंडीगढ़ कैसा था हमने नहीं देखा साहब। भाजपा की बैठकों में जाते थे, बैठकों में आते थे, परंतु मनोहर लाल जी कहीं ना कहीं हमारे प्रति, क्षत्रिय समाज के प्रति दुर्भावना, द्वेष भावना रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है अब मनोहर लाल जी की क्योंकि सब चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर, मुझे नहीं लगता कि मनोहर लाल जी को अब क्षत्रिय समाज की आवश्यकता है। सूरजपाल अम्मू का व्यक्तिगत स्वार्थ यहाँ कहीं नहीं है अनु जी। मेरे को ना तो आज तक मैंने टिकट मांगी, ना मैंने पद मांगे, ना मैंने कोई और काम। मुझे आप लोग सब 20-20 साल, 22 साल, 25-25 साल से जानते हो। बिल्कुल। सूरजपाल अम्मू ने अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा। ये करनी सेना संगठन भी मैंने पद्मावत के आंदोलन के समय बनाया था, जो पूरे विश्वव्यापी विश्व स्तर पर काम करता है। ये भी सामाजिक संगठन है, हमको राजनीतिक संगठन वाले लोग नहीं है, हम किसी के खिलाफ फतवा जारी करते हैं वो सब नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ एक मांग की कि हमारे समाज को सम्मान दें और ढंग से बोलें। एक बात, हमारे जो हकूक़ हैं, जो हमारी शर्तें हैं,
शर्तें मेरी अनुरोध हैं, उनको माना जाए। तो इसमें एक सुरपाल जी, एक बड़ा सवाल मेरे मन में आया भी जो आपसे करना जरूरी है कि क्या सिर्फ मनोहर लाल खट्टर जी थे, उनके ऊपर नड्डा जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं, मोदी जी भी हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप इतने छोटे नेता हैं कि आपको वो लोग नहीं जानते। सूरजपाल अम्मू का नाम है, पुराने आप नेता रहे हैं और लोगों के बीच में जाते रहे हैं, देश भर में आपका नाम है। तो ऐसे नहीं है कि कहते सिर्फ देश भर में, मैं को जितना हमें पता है वो आपका विदेश में भी नाम है। करनी सेना में जहाँ पे भी अगर रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो उसमें सूरजपाल अम्मू का नाम सबसे ऊपर आता है। तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता होगा। क्या ये बात जब आपने इस्तीफ़ा दिया तो इस्तीफे के बाद क्या हलचल तो मची है, ऊपर लेवल तक मची होगी, तो क्या किसी की तरफ से ऐसा कोई कॉल या कोई मैसेज आपके पास नहीं आया कि अभी आप रुकिए, आपको आपकी जो बातें हैं उसको हम मानेंगे? और ऐसा कुछ नहीं है, अगर किसी से कोई नाराज़गी है नेता से आपस में, ऐसे कुछ कोई नहीं सुन रहा तो आप हमें बताइए, हम उसको ठीक करवा देंगे। मेरे अनेक मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी में, वरिष्ठ लोग हैं। मैंने ओम प्रकाश धनखड़ जी मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा उन्होंने अच्छी बातें हमें सिखाई हैं। अनिल विज साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गुरु भी हैं। और केंद्र के भी कई नेताओं से मेरी लगातार कल से बात हुई है, सब मुझे प्यार करते हैं, कई जगह से डांट भी पड़ी है, क्या किया है। परंतु मुझे लगता है कि अब मैं सामाजिक रूप संगठन में, क्योंकि करनी सेना एक बहुत बड़ा संगठन, 17 लाख से अधिक हमारे करनी सेना के मेंबर देश भर में हैं और हम आंदोलन के रूप में कार्य करते हैं। हम गलत चीज़ों का विरोध करते हैं, हम लोग गलत चीज़ों का विरोध हमेशा से करते हैं। मुझे लगता है मैं भी शायद कहीं डबल माइंड था कि भाजपा, कोई टीवी चैनलों पे आप लोग बिठाते थे तो कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता था कि भाजपा के प्रवक्ता के नाते बैठता था, करनी सेना के नाते। तो मैंने सोचा अब ये डबल मामला चलेगा नहीं, दोनों में पैर रखूँगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मुझे लगता है मेरे नेता मुझे प्यार करते हैं, मुझे समझाने का कईयों ने प्रयास किया है, पर मुझे लगता है मैं राजनीतिक क्षेत्र के लिए बना नहीं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल मुझे आपसे कि अब आने वाले समय में, जिस तरह से आपने कहा कि आने वाले समय में क्या देखते हैं कि अब राजनीति में रहेंगे और दूसरी चीज़ अपने लोगों के हित के लिए काम करेंगे। अब वो जो सूरजपाल अम्मू हैं आगे का जीवन अपना किस तरह से चलाएंगे और किस मोड में अपना काम करेंगे? करनी सेना एक रजिस्टर्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है जो समाज हित में, राष्ट्र हित में काम करता है। सभी जातियों के लोग करनी सेना में हैं, इसमें सिख भी हैं, इसमें हिंदू भी हैं, इसमें जैन भी हैं, इसमें अग्रवाल भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, पंजाबी भी हैं, सैनी भी हैं, सभी जाति हैं, हरिजन भी हैं। ये हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रहित के लिए काम करता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमें को कट्टर हिंदू के रूप में जाना जाता है, परंतु इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर 14-15 करोड़ के संख्या में मुसलमान भी हैं, हमारा मुसलमानों से कोई झगड़ा नहीं है। हम जब आरक्षण की बात करते हैं तो हम एक बात और भी कहते हैं कि गरीब मुसलमान को भी आरक्षण दो ना, वो भी तो हिंदुस्तान का नागरिक है। हम बांग्लादेशी का विरोध करते हैं, हम पाकिस्तानियों का विरोध करते हैं, परंतु मेरे देश के अंदर रहने वाला जो गरीब मुसलमान है, मेव है, मेवात का जो मेव है, गुर्बत में जो जीने वाला मेव है, उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। EWS के अंदर जो त्रुटि है, EW मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसके अंदर गुजरात सरकार ने वो जो त्रुटियां थी उनको ठीक किया। राजस्थान सरकार के अंदर EWS आरक्षण के अंदर जो त्रुटियां थी वो ठीक किया। मेरा मांग है हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से, EWS की जो भी समस्या उनका भी समाधान प्रदेश की सरकार को करना चाहिए। मेरा मांग है उत्तर प्रदेश की सरकार से और अन्य सरकारों से भी, क्योंकि गरीब ब्राह्मण बढ़िया भी हो सकता है ना जी, कोई भी हो सकता है, गरीब की कोई जाति थोड़ी ना है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे कोई भी जाति का है। उस गरीब को EWS के अंदर जो त्रुटियाँ हैं उनको ठीक करके असल में जो गरीब है उसको भी आरक्षण का लाभ मिले, ये इन पर मैं काम करूँगा। बिल्कुल, आपने ना एक बात और बीच में याद दिला दी। मैं एक सवाल और जहन में आया तो मैं उसके लिए भी जानना चाहूँगा। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में क्या लगता है कि इस बार जिस तरह से नारे लग रहे हैं कि 400 पार, एक तो बड़ा सवाल हो जाएगा कि 400 पार अगर आ जाती है तो सरकार किस तरह से सोचेगी, किस तरह से काम करेगी, ठीक है। दूसरा, बीजेपी क्या इस बार हरियाणा में अपनी छवि बना पाएगी, क्योंकि केजरीवाल को भी जो है जमानत मिल गई है। ऐसे में बाकी पार्टीज़ भी अपने चरम पे काम कर रही है, चौटाला साहब, दुष्यंत जी अलग हो गए, तो ऐसे में कितना क्या राजनीति में अब ऊटपटांग जो है वो चल रही है और हर कोई अपने अपने लोगों को साथ जोड़ने की बात कर रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस बार की राजनीति क्या कहेगी? आपका सुझाव जानना चाहता है मैं थोड़ा सा, कि आप पुराने नेता हैं तो क्या आपका कहना चाहेंगे? मैं राजनीतिक दल से थोड़ा सा भी दूर हूँ। शाम को करनी सेना के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की, प्रमुख पदाधिकारियों की एक बैठक है और ये बैठक लगातार 2 दिन चलने वाली है।
इसमें जो भी निर्णय होगा निश्चित तौर पे हम लोग एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। अभी हम लोग चाहते हैं कि राजनीतिक दल से दूर रहे और हम किसी भी दल के बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहते। कल का मेरा निर्णय है, उसके ऊपर एक्शन रिएक्शंस आ रहे हैं। मैं अभी राजनीतिक बयानबाजी से थोड़ा बचना चाहता हूँ, परंतु ओवैसी को 15 सेकंड में निपटाने वाली नवनीत जो राणा जो सांसद है महाराष्ट्र से, उसके खिलाफ चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि नवनीत राणा जैसे लोग जो 15 सेकंड के अंदर ओवैसी बंधुओं को निपटाने की बात करते हैं, अब मुझे लगता है कि नवनीत राणा जैसे या ये बिहार के एक हैं भाजपा के बड़े मंत्री हैं, वो जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, अगर सूरजपाल अम्मू ने इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया होता तो मुकदमा दर्ज होता। अब इन लोगों के खिलाफ चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। ओवैसी को 15 सेकंड में निपटाने की जो बात करते हैं, उनके खानदान में कितनों ने तलवारें और बंदूकें पकड़ी, अपना इतिहास उठा के देख लें। किसी को धमकी देना बड़ा आसान है, 15 सेकंड किसे कहते हैं इनको पता नहीं है। इस प्रकार की भाषा लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को शोभा नहीं देती। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे सूर्यपाल अम्मू जी। काफ़ी बातें हैं और काफ़ी सवाल, ऐसे सवाल भी हैं क्योंकि पुराने नेता हैं और अनुभवी नेता हैं ये सूरजपाल अम्मू जी, और करनी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और कई सारी बातें हैं नेताओं को लेकर के और राजनीति में क्या कुछ राजनीति में चल रहा है, हरियाणा की नहीं पर देश विदेश की अगर बात की जाए तो उसमें भी बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं लगातार। और भी कई बातों पे चर्चाओं पे आप लोग जैसे कमेंट्स करेंगे उन पर भी हम इनसे सवाल जवाब करते रहेंगे। इनका कहना यह है कि अभी ये लोगों के अपने जो लोग हैं इनके समाज के लिए उनके लिए काम करेंगे, राजनीति में वो नहीं उतरेंगे। पर अभी जो आने वाले समय में मीटिंग होनी है उनमें भी ये कहते में देखा जा सकता है कि ये वापसी कर सकते हैं नहीं कर सकते। आपका क्या कुछ कहना है कि इनको वापसी करनी चाहिए सूरजपाल अम्मू जी को, उसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए हरियाणा मेट्रो न्यूज़।